So, welcome to the next part, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारा एनएमआर क्या एनएमआर होता क्या है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एनएमआर शो करते हैं। हमारे लेवल पे हमने केवल 1H एनएमआर देखना है। एनएमआर का मतलब है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियस, इट इज रिलेटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज related with the total resonance which occurs between electromagnetic radiation, magnetic field which we are placing at outside, which is variable magnetic field, and magnetic field which is generated by the proton itself as result of their outer environment. हमारे आउटर एनवायरनमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटॉन फील करता है, वो जब इंटरैक्ट करता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो हम बाहर से लगा रहे हैं, और उसका कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया, और जब ये दोनों मिलकर रेजोनेट करते हैं जो आरएफ फ्रिक्वेंसी जो हम बाहर से दे रहे हैं उससे, तब हमारा लो स्पिन प्रोटॉन हाई स्पिन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जिसको हमने कहा है रेजोनेंस के कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ है। ये हमने अभी लास्ट पार्ट में देखा। अब इससे आगे देखते हैं। इसमें हमने एक और बात की थी जिसमें हमने कहा था कि हमें एक एनएमआर में 4 चीजें मिलती हैं: नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल जिसको हम कह रहे हैं केमिकल शिफ्ट, देन तीसरा पीक एरिया कि कितने हाइड्रोजन को वो बदल शो करेगा, और एनएमआर स्प्लिटिंग कि मेरे पास के हाइड्रोजन में कितने पास वाले कार्बन पर या पास वाले एलिमेंट पर कितने हाइड्रोजन हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर मुझे एक एनएमआर से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें हमने अभी केमिकल शिफ्ट की बात नहीं की थी। तो एक बार और फिर से इन सारी चारों चीजों को देख लेते हैं, इनको टर्म्स के पार्ट में देख लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या है। तो जब हम नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें जितने मिल रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, व्हेन वी से इन टर्म्स दैट आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखूं कि अगर ये मेरा पहला एग्जाम्पल है जिसमें मैंने कहा दिस इज CH3 CH एंड दिस इज Cl2, जिसमें ये वाला हाइड्रोजन इस CH3 से अलग है, तो यहाँ पर मुझे कितने सेट ऑफ प्रोटॉन्स शो करेंगे। यहाँ पर होगा A और B, दो तरीके के प्रोटॉन्स हैं, जिसमें ये तीनों हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, ये तीनों हाइड्रोजन कहलाएंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्यों कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3, और वो तीनों एक जैसे हैं, तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाएंगे। और अगर मैं ए हाइड्रोजन और बी हाइड्रोजन को कंपेयर करूं तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो जितने भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उतनी मुझे नंबर ऑफ पीक्स मिलेगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने सेकेंडरी कार्बन लिया था। सेकेंडरी कार्बन के केस में ये CH3 है, ये CH3 है, ये दोनों अलग अलग कार्बन पर हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों कैसे प्रोटॉन्स हैं, ये 6 प्रोटॉन्स सारे कैसे प्रोटॉन्स हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ठीक है। अगर हम टर्शरी कार्बन की बात करें, टर्शरी कार्बन पे 3 अलग अलग कार्बन पे प्रोटॉन होंगे, बट वो प्रोटॉन कैसे होंगे, वो प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, CH3 CH2 O CH2 CH3, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल्स मुझे कितने मिलेंगे, ये वाला हाइड्रोजन, इस वाला कार्बन और इस वाले कार्बन का जो एनवायरनमेंट है वो सेम है, तो यहाँ पर मुझे इन दोनों का एक सिग्नल मिलेगा, और इन दोनों का, सॉरी, इट शुड बी राइटेड एज ए। सो इन दोनों हाइड्रोजन का मुझे एक सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ पर ये जिनको मैंने ए से डिनोट किया वो होंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और जो जिनको मैंने बी से डिनोट किया वो होंगे नॉन इक्विवेलेंट विथ कंपेयर टू द ए। ये वाले बी की प्रोटॉन की बात करें तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में इक्विवेलेंट है, मींस
this protons and these protons are equivalent, and this protons and this protons are equivalent, but they are non equivalent to each other. हम कह सकते हैं कि जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उतनी मुझे नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पर मिलेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दिस वन इन द सेकंड केस। इस केस में यहाँ ये वाला प्रोटॉन अलग है और ये वाले प्रोटॉन्स अलग हैं, तो मुझे इन दोनों की अलग अलग सिग्नल मिलेंगे, तो मुझे नंबर ऑफ सिग्नल मिल जाएंगे 2। इन दिस केस, this proton and this proton, both, all three are different. This hydrogen and this hydrogen is having different environment. यहाँ पर इसका environment में different है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रोटेशन के कारण अगर है तो वो रोटेशन के कारण डिफरेंट एस्पेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर डिफरेंट इनका एनवायरमेंट है, तो मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगे। यहाँ पर एक और बात मैं यहाँ यहीं पर बतला दूं कि अगर मेरे पास में कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, जिसको अगर मैं ये दिस इज H, दिस इज H, दिस इज Cl3 एंड दिस इज CH3, तो यहाँ पर मेरे पास में नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए? यहाँ पर मेरे पास में नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। इसका एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट सेम है, इसका एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट सेम है, तो यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन का सिग्नल मुझे एक ही मिलेगा, विच विल बी इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और इन दोनों का एनवायरनमेंट मुझे एक मिलेगा, विच इज इक्विवेलेंट प्रोटॉन, एंड A and B आर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। सेकेंड, अब बात करते हैं जो मेजर पार्ट हमने बिल्कुल छोड़ रखा था अभी तक, दैट इज पोजीशन ऑफ सिग्नल की। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल का मतलब क्या है? अब हमने कहा कि हमारे पास में, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल में जब इनिशियल एग्जांपल लिया था, क्या लिया था कि मेरे पास में CH3 CH2 OH है, और इन सबको मिला के मुझे किसके बराबर करना था? 100 के बराबर करना था। 100 के बराबर करने के लिए इसका अपनी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था वो कितना कितना इसका अपना हो रहा था, इसका हो रहा था 60, इसका हमने लिया 40, इसका हमने लिया 20, एंड दिस इज टेंटेटिव डाटा विच इज वेरी मच डिफरेंट। तो यहाँ पर हर एक के लिए, हर एक को 100 कर अगर मुझे करना है, तो मुझे हर एक के लिए वेरिएबल फील्ड कितना है, अलग अलग चाहिए। तो इसके लिए मुझे कितना चाहिए 40, इसके लिए मुझे कितना चाहिए 60, इसके लिए मुझे कितना चाहिए 80। सो यहाँ पर जो मुझे फील्ड रिक्वायर है, जो वेरिएबल फील्ड रिक्वायर्ड है, वो अलग अलग है, तो उसके कारण इनकी पोजीशन मुझे अलग अलग मिलती है। अब यहाँ पर मैं यहाँ जब भी बात कर रहे हैं तब हम कंपैरिजन में कर रहे हैं कि इसको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अगर हम ज्यादा कम की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, जब हम हाइड्रोजन की ईच एक पोजीशन की बात करें, ये मेरा हाइड्रोजन का मैग्नेटिक फील्ड है, दिस वन इज हाइड्रोजन का मैग्नेटिक फील्ड। इस हाइड्रोजन का मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, इसका कुछ पार्ट शील्डेड है जहां पर मैग्नेटिक लाइंस नहीं है, इसका कुछ पार्ट डी शील्डेड है जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन हो रहा है। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? ये प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड है। ये इसके आउटर एनवायरनमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वो है जो हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा रहे हैं, जिसको हम चेंज कर रहे हैं। तो इसके रिजल्टेंट के कारण अब मेरा प्रोटॉन दो तरीके का हो सकता है, या तो ये अपोज करे या तो ये फोर्स करे। जैसे जब हम बात करते हैं एक साइकिल के केस की, अगर हम बात करें साइकिल के केस की, ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास में कोई प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और जो एनवायरनमेंट है वो भी जो अगर इसका आउटर एनवायरनमेंट है वो भी इसको इंक्रीज कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे के अलाइन में है, तो मुझे बाहर से जो फील्ड देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा? जैसे कि हमने OH के केस में देखा था,
तो ऐसे केस में इसे कहा जाता है डीशील्डेड। डीशील्डेड का मतलब क्या है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कम देना पड़ रहा है तो इसे हमने कहा, क्या कहा है, टर्म क्या यूज किया है, डीशील्डिंग। ये क्या हो रहा है, डीशील्डिंग। और जो मेरा सिग्नल है वो सिग्नल हम क्या कहते हैं, कैसा आ रहा है, डाउन फील्ड सिग्नल आ रहा है। ये मेरा एक एनएमआर का स्पेक्ट्रा, एक टेंटेटिव एनएमआर का स्पेक्ट्रा है। इस एनएमआर स्पेक्ट्रा को अगर इस तरफ को आ रहा है तो इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, डीशील्डेड है, डाउन फील्ड है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेसर आउटर मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड। This is lesser outer magnetic field required. काय के लिए, किस चीज के लिए, जो बाहर से रेजोनेंस हो रहा है, जो बाहर के लिए जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके रेजोनेंस होने के लिए मुझे बाहर से मैग्नेटिक फील्ड कम देना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा प्रोटॉन है वो कैसा है, डीशील्डेड है। उसके कारण जो मुझे सिग्नल मिल रहा है वो कैसा है, डाउन फील्ड सिग्नल है। अगर इन केस, अगर मेरा जो प्रोटॉन है वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है मतलब कि बाहर उसके पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे केस में मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा। अगर मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा तो जो मेरा सिग्नल है वो क्या कहलाएगा, अप फील्ड कहलाएगा। और जो मेरा प्रोटॉन है वो क्या कहलाएगा, वो मेरा प्रोटॉन कहलाएगा शील्डेड प्रोटॉन। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ रहा है यहाँ पर वो कैसा देना पड़ रहा है, वो हायर मैग्नेटिक फील्ड देना। अब यहाँ पर हायर और लोअर की बात हो रही है, देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें अभी तक हमने ये नहीं कहा कितना, वैल्यूज की हमेशा हम बात करते हैं तो कितना, तो कितने के लिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, कंपेयर जब भी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रेफरेंस मॉलिक्यूल कंपाउंड ले लेते हैं कि रेफरेंस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में मेरा सिग्नल कैसा है, अपफील्ड है या डाउनफील्ड है। रेफरेंस मॉलिक्यूल जो यहाँ पर लिया जाता है दैट इज इन जनरल, जब भी मेरा सॉल्वेंट वाटर होता है तो उस केस में यहाँ पर जो मेरा मॉलिक्यूल लिया जाता है वो लिया जाता है टेट्रामीथाइल सीलेन विच इज नोन एज टीएमएस। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि why TMS is taken as reference material। तो इसके रीजन क्या है कि जो TMS मॉलिक्यूल है वो केमिकली इनर्ट है। तो अब जिस भी मॉलिक्यूल के साथ में हम इसको एक ड्रॉप डाल दी जाती है, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने डालना है उसमें हम एक ड्रॉप डाल देते हैं और उसके साथ में ये कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि ये सिलिकॉन मॉलिक्यूल है। सो इट डू नॉट रिएक्ट विद द कंपाउंड अंडर स्टडी। जिस भी कंपाउंड को हमने स्टडी करना है उससे इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ये जो मेरा मॉलिक्यूल है ये कैसा है, वोलेटाइल नेचर का है। इट मींस कि हमने हमने यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रा रन किया, उसका एनएमआर सिग्नल निकाला और उसके बाद में फिर उस इसको हल्का सा हीट अप किया और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 27 डिग्री और सेंटीग्रेड ओनली। तो ये फटाफट बाहर निकल गया और मेरा जो सैंपल था वो इंटैक्ट रहा, मतलब उसको मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, उसे मैं एज इट इज रिट्रीव कर सकती हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर टेट्रामीथाइल सीलेन है। ये यहाँ पर कितने, अगर मैं सिग्नल्स की बात करूं तो मेरे पास में सारे जो हाइड्रोजन्स है उनका एटमॉस्फेयर सेम है, सारे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होने के कारण यहाँ पर सबका मुझे एक सिंगल पीक मिलेगा। और सिंगल पीक कितना बड़ा होगा, which will be equals to 12 hydrogen। So one long peak we will have। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है, बिकॉज यहाँ पर CH3 ग्रुप है और CH3 ग्रुप के साथ में जिसको मैंने कहा कि सिग्नल कैसा होता है, अप फील्ड, तो मुझे एक लॉन्ग लाइन मिलती है विच विल इंटेंडेड टू 12 हाइड्रोजन। और ये मुझे एक कॉर्नर पर मिलती है और जहां पर भी मुझे TMS की लाइन मिलती है
उसको मैं कह देती हूँ जीरो वैल्यू। और इस जीरो वैल्यू से जिसको हम डिटरमाइन करते हैं केमिकल शिफ्ट विच इज नोन एज केमिकल शिफ्ट, ये 0 से 10 तक का स्केल होता है। और इस 10 डेल्टा, दिस इज डिनोटेड बाय द डेल्टा and frequency of signal minus frequency of reference divided by spectrophotometer reference frequency into 100, 100 नहीं, 10 raised to power 6, just to convert is this, because ये बहुत कम है इसलिए इसको हम ppm में convert कर देते हैं। so because it is ratio, ये ratio है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, बस जस्ट हमने इसको 10 raised to power 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये समटाइम्स इसको हम ppm में शो करते हैं। तो दिस इज, अब यहाँ पर एक बात छोटी सी और रह जाती है, दैट इज अबाउट टाउ वैल्यू। व्हाट इज टाउ वैल्यू? हमने यहाँ पर जो बात की है वो डेल्टा वैल्यू की है। डेल्टा वैल्यू क्या है? डेल्टा वैल्यू इज सिग्नल फ्रॉम 0 to 10। हम यहाँ पर जनरली जो वैल्यूज लेके चलते हैं वो लेफ्ट टू राइट नहीं बढ़ रहे हैं, हम हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो इससे हम टाउ वैल्यू से कई बार डिनोट कर देते हैं। टाउ वैल्यू इज नथिंग बट 10 माइनस डेल्टा। तो अगर हम 10 माइनस डेल्टा कर दें तो हम मुझे टाउ वैल्यू मिलती है, और ये टाउ वैल्यू केमिकल शिफ्ट को ही रिप्रेजेंट करती है, जस्ट इन रिवर्स टर्म्स देन डेल्टा। अब हाउ मेनी हाइड्रोजन इन ईच पोजीशन, ये दिस विल अफेक्ट द साइज ऑफ पीक, इसको हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मेरे पास में टर्शरी हाइड्रोजन है तो वो टर्शरी हाइड्रोजन का मतलब सीधा सीधा क्या है, ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, और 9H इसके साथ में अटैच हो जाएंगे। 9H के इक्विवेलेंट इसमें मुझे पीक मिलेगी। अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन में जो मुझे इसकी पीक मिलेगी वो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगी? 6H के रिस्पेक्ट में मिलेगी। यहाँ पर एक बात और याद रखने वाली है कि अगर 5H हाइड्रोजन मुझे अगर दिख रहे हैं तो ये और मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कहीं से मुझे लैक ऑफ unsaturation शो करता है, then this could be an aryl group which is attached to this group। so यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, so rest all places पर हाइड्रोजन होगा, और जिसके कारण this will refer to 5H। 6H के केस में, इन केस अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है तब भी मुझे ये वाला जितने भी टर्मिनल हाइड्रोजन है उन दोनों का मुझे 6H वैल्यू मिल सकती है। बट ये मुझे डिसाइड करना एक फैक्ट रहेगा, जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन आएगी उससे हम डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या मिलता है। चलिए अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज NMR स्प्लिटिंग पार्ट। NMR स्प्लिटिंग किस तरीके से हो रहा है, जिसको हमने ऑलरेडी देख चुके हैं प्रैक्टिस में, कि ये हो रहा है हमारा N+1 रूल से, जहां पर N क्या है? N इज नंबर ऑफ स्पिन न्यूक्लियाई, जो मेरे पड़ोसी नेबरिंग है उसके पास कितने हाइड्रोजन है उसे हम कह रहे हैं N। सो ये वर्क कैसे करता है? दिस इज नोन एज कपलिंग। ये कपलिंग क्या हो रही है और जिसके कारण हो रही है स्प्लिटिंग। अब इसे हम शो कर सकते हैं पास्कल्स ट्रायंगल से कि किस तरीके से ये फंक्शन होगा। बेसिकली अगर मेरे पास में एक पड़ोस में मेरे पास में एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मेरे पास में दो तरीके से कपल कर सकता है। या तो जो मेरे पास में ये वाला हाइड्रोजन है, इधर वाला हाइड्रोजन, ये ए हाइड्रोजन बी के साथ में किस तरीके से कपल करेगा? दो तरीके से करेगा, या तो दोनों का स्पिन सेम होगा या दोनों का स्पिन अलग अलग होगा। दोनों का स्पिन सेम हुआ तो मुझे एक सिग्नल मिलेगा, दोनों का स्पिन अलग हुआ तो मुझे दूसरा सिग्नल मिलेगा। तो इस केस में मुझे दोनों का, बिकॉज केवल दो हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? डबलेट मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मेरे पड़ोस में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा? केवल सिग्नल मिलेगा। अगर मेरे पड़ोस में यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस सिग्नल की बात कर रही हूँ, इस सिग्नल के लिए मेरे पड़ोस में यहाँ पर अगर दो हाइड्रोजन है, दिस एंड दिस, तो एक मेरे दोनों एक साथ हो सकते हैं, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसा हो सकता है। दोनों का स्पिन
प्लस हाफ हो, दोनों का स्पिन माइनस हाफ हो, ऐसा हो सकता है, या एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ कपलिंग हो सकती है। तो मुझे कुल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिल गए यहाँ पर, एक ट्रिपलेट मिल गया। और इसी तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन विथ द प्रोटॉन चेंज होती चली जाएगी, कि तीनों का अगर एक ही डायरेक्शन में है या तीनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल का मुझे किस तरीके से मिलेंगे, उसका नंबर बढ़ जाएगा, ये क्वाड्रेट सिग्नल मिल जाएगा। 1 2 3 4 क्वाड्रेट मिल गया। अब इसको हम शो कर सकते हैं पास्कल ट्रायंगल में, कि अगर मेरे पास में एक हाइड्रोजन है, केवल एक इसके पास में अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा। अगर मेरे पास में दो हाइड्रोजन है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1:1 के रेशियो में एक डबलेट मिलेगा। अगर मेरे पास में यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो ये किस किस कैसे जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये इसके साथ में आया, तो मेरे पास में रेशियो क्या आया, 1:2:1। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, ट्रिपलेट। और अगर मेरे पास में तीन हाइड्रोजन है, तो ये मुझे कैसा मिलेगा, ये मुझे 1:3:3:1 के फॉर्म में मिलेगा, और ये मुझे मिलेगा क्वाड्रेट, और विच कैन बी डिनोटेड बाय द पास्कल्स ट्रायंगल। So this is all about the NMR spectra, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें NMR स्पेक्ट्रा से मिलती है। जब हम बात करेंगे स्प्लिटिंग पे, अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है, तो हमें क्या क्या चीजें वहां पर बतलानी है। हमें वहां पर पास्कल ट्रायंगल के बारे में बतलाना रहेगा, हमें वहां पर N+1 रूल के बारे में बतलाना पड़ेगा। और अगर आप एक या दो एग्जाम्पल से इसको शो कर देंगे तो बहुत बढ़िया है, दिस विल बी प्लस टू योर आंसर। और उसके साथ में आप एक और दो एक्चुअल एग्जाम्पल लेके यहाँ पर स्प्लिटिंग पैटर्न बतला देंगे, कि आप स्प्लिटिंग पैटर्न इसका कैसा रहेगा, एंड दिस विल एड अप इन योर मार्क्स, इट विल शो टू योर मार्क्स। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर एक एग्जांपल जो हमने इनिशियल से लेके चल रहे थे, CH3CH2OH का, इसके बारे में हमने ये तीनों चीजें चारों चीजें बतला दी। और जब हमारे पास केमिकल शिफ्ट वैल्यूज भी हमें पता है, तो इसकी वैल्यूज मुझे पता है कि अराउंड 2 to 3 रहेगी, इसकी वैल्यूज मेरी अराउंड 1.2 डेल्टा के आसपास रहेगी, और इसकी वैल्यू मेरे पास अराउंड 0.9 डेल्टा के आसपास रहेगी। ये डेल्टा वैल्यूज की बात है। अब चलिए, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला एग्जांपल। पहला है C3H3Cl5 ट्रिपलेट एट डेल्टा 4.5 to 1H एंड डबलेट डेल्टा वैल्यू 6.072H। तो पहले हम बिल्कुल छोड़ देंगे, हमारे पास में फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर C3H3Cl5। इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, मेरे पास में कितनी पीक्स हैं, कि दो पीक्स हैं। कितने हाइड्रोजन की है, एक 1H शो कर रहा है, दूसरा 2H शो कर रहा है। ये ट्रिपलेट है, ये डबलेट है। ये ट्रिपलेट और डबलेट क्या बतला रहा है, कि एक कार्बन है जिसके पास जिसके पड़ोस में दो हाइड्रोजन है, और इस जो दो हाइड्रोजन है उसके पड़ोस में एक हाइड्रोजन है, मतलब ये ए पीक और बी पीक किसकी हैं, पड़ोसी की पीक हैं। तो एक और दो और तीन मेरे पास में कार्बन है। यहाँ से मुझे इसके पास में पहला जो है, इसके पास में केवल एक हाइड्रोजन है, इसके पास में दो हाइड्रोजन है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये H और दूसरा H, और तीसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब मेरे पास में बचे हुए Cl मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, Cl 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 और Cl, 1 2 3 4 5, 5 Cl, 5 Cl मेरे पूरे हो गए, मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लिए, एंड सो ऑन। इसमें अगर मैं दूसरा
एक मॉलिक्यूल बना के देखते हैं, चलिए। एक, दो, तीन। जो इसका कोई और अगर अल्टरनेटिव मिल सकता है कि अगर हम कहें कि दोनों सीएल हम यहाँ पर लगा देते हैं, सेंटर वाले कार्बन पर सीएल लगा देते हैं, यहाँ पर टोटल मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूरे करने हैं। एक सीएल यहाँ लग गया, एक सीएल यहाँ लग गया, एक, दो, 1 2 3 4, और एक सीएल और कहीं लगा देते हैं, चलिए यहाँ लगा देते हैं। यहाँ बचा हुआ हाइड्रोजन मैंने कहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया और दो हाइड्रोजन यहाँ लगाया। क्या ये स्ट्रक्चर मेरे इस डेटा को बतला पा रहा है? यहाँ पर भी अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पर भी दो हैं, ये दोनों एक जैसे और ये दूसरा एक। पर अगर हम इसके स्प्लिटिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाले कार्बन के पास में, ये वाले हाइड्रोजन के पास में, यहाँ पर ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, इट मीन्स इसका क्या आएगा, सिगलेट आएगा। और इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी, इस वाली पीक के लिए भी क्या आएगा, सिगलेट आएगा। इसलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज C3H5Cl3। इस केस में हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मेरे पास में दो पीक्स मिल रही हैं। दो पीक्स में एक 3 हाइड्रोजन है, दूसरा 2 हाइड्रोजन है। इसका मुझे सिंगलेट है, इसका भी मुझे सिंगलेट है। इसका मतलब मेरे पास ये दोनों हाइड्रोजन आपस में पड़ोसी नहीं है। मेरा स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ से पता पड़ गया कि यहाँ पर इस वाले का कार्बन पर, जो मिडिल कार्बन है उस पर दोनों क्लोरीन है। अब मैंने हाइड्रोजन्स पूरे कर लिए। पहले यहाँ पर 3H लगाए, 1 2 3 एंड 2H, और क्लोरीन मेरी पूरी हो गई। दिस इज वन अनदर क्लोरीन एंड दिस स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट दिस डेटा एज बेस्ट। दोनों सिंगलेट है, ये वाले तीनों हाइड्रोजन एक जैसे, जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, और इसके पास वाले कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सो ये सिंगलेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी सिंगलेट होगा। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं C14 C4H9Br। C4H9Br, यहाँ पर मुझे क्या क्या मिल रहा है, कितनी सिग्नल्स हैं, 1 2 एंड 3 सिग्नल्स। इसमें मुझे मिल रहे हैं 6H, इसमें मिल रहे हैं 1H, और यहाँ पर मिल रहे हैं 2H। अब और क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, डबलेट, ये मल्टीप्लेट, और ये भी डबलेट। डबलेट का सीधा सीधा मतलब क्या है, ये 1H कैसा है, बीच में है। 6H का मतलब क्या है, 6H का मतलब है कि मेरे पास में जो हाइड्रोजन है वो या तो सेकेंडरी है, या मेरा मॉलिक्यूल कैसा है, दोनों तरफ से एक मिरर इमेज बना रहा है, जहां पर कॉर्नर कार्बन दोनों सेम है। ऑब्वियसली यहाँ पर कॉर्नर कार्बन सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन के साथ में अगर एक मैंने ब्रोमीन बीच में लगा दिया तो वो मेरे पास में 4 हाइड्रोजन सेम नहीं हो सकते। तो फॉर श्योर मेरे पास में कैसा हाइड्रोजन है, मेरे पास में सेकेंडरी कार्बन है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए हैं। दिस विल बी 1H। देन इसके बाद में बचा हुआ, अब मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन में काउंट करते चलते हैं, 1 2 3। एक हाइड्रो बचा है, वैलेंसी हमेशा ध्यान में रखना है, क्या वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, कार्बन की वैलेंसी 4 रहे, न 3 हो न 5 होने पाए, विच इज अ चेक। अब बचा हुआ यहाँ पर, अब मेरे पास में क्या आ जाएगा, कितने कार्बन पर, यहाँ पर 2H। क्यों 2H, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में क्या लगा हुआ है, Br। तो ये मेरा डेटा इसके साथ में पूरी तरीके से मैच हो रहा है।
ये मेरा सिग्नल ए है, इन दोनों का सिग्नल ए है। दिस वन जो 6H और डबलेट को बतला रहा है क्या, हाँ इसके पास में एक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है तो ये डबलेट को बतला रहा है। इसके पास में यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन के साथ में ये मल्टीप्लेट को बतलाएगा, क्योंकि 3 + 3 6 + 2 टोटल मेरे पास में हाइड्रोजन्स यहाँ पर इस कार्बन के पड़ोस में कितने हो गए, 8 हो गए। 8 + 1 9, सो 9 विल बी डिनोटेड बाय मल्टीप्लेट। तो ये वाली जो पीक है ये कौन सी होगी, बी पीक होगी। ये वाली पीक इसके पड़ोसी कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, डबलेट बनाएगा। इसी तरीके से C10H14 हम करते हैं लास्ट वाला। यहाँ पर अब मेरे पास में ये डबलेट है 6H देन दिस इज 1H, दिस इज 2H, दिस इज 5H। चलिए लिख लेते हैं A B C and D। 4 पीक्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। वन इज 6H, वन इज 6H, देन सेकेंड वन इज 1H, देन दिस इज 2H एंड दिस इज 5H। यहाँ पर एक और तरफ मेरा ध्यान जाता है कि अगर हम बात करें इनकी डेल्टा वैल्यूज की, जो मैंने अभी तक कंसिडर नहीं की थी, बट वो डेल्टा वैल्यूज सीधे सीधे यहाँ पर क्या बतला देती हैं, वो यहाँ पर ये बतलाती हैं कि ये मेरा जो प्रोटॉन है वो शील्डेड है या नॉन शील्डेड है, या डाउन शील्डेड अप फील्ड है या डाउन फील्ड है। तो ये मेरी हाई फील्ड है, अप फील्ड वैल्यूज है, ये भी स्लाइटली अप फील्ड है, ये भी अप फील्ड है, बट ये मेरी वैल्यूज कैसी है, डाउन फील्ड सिग्नल है। 5H सी, और मेरा जो मॉलिक्यूल है वो भी अराइल ग्रुप को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये 5H इज डायरेक्टली कंसिडर्ड एज अराइल ग्रुप। अब मेरे पास में ये 6H कैसा हो जाएगा, CH3, दिस विल बी C। अभी मैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाती हूँ, बाद में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और नंबर ऑफ बैलेंस मिला लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मेरे 5H टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, या 6 कार्बन, 6 6 + 1 7 8 9 10 11, नो नो नो, दिस इज रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देख लेते हैं कितने कहाँ कार्बन हो गए, यहाँ पर 6 कार्बन, 6 7 8 9 एंड 10। अब फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, दिस कार्बन विल हैव 1 हाइड्रोजन, दिस कार्बन विल हैव 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर मेरे पास 5H हो गए। तो अब ऑब्वियसली अब मैच कर लेते हैं कौन सा सिग्नल कौन सा है, दिस इज ए सिग्नल, सॉरी दिस इज डी सिग्नल, दिस इज 2H सिग्नल, दिस इज सी सिग्नल, दिस इज बी सिग्नल एंड दिस इज ए सिग्नल। So this is how you can interrelate the data of two. अगर मेरे पास में डेटा है तो मैं किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को पता कर सकती हूँ, अगर मेरे पास में मॉलिक्यूल है तो किस तरीके से मैं एक NMR उसका कैसा बनेगा वो इंटरप्रीट कर सकते हैं, इन दोनों। इसका एक और पार्ट अपलोड होगा जिसमें जो इससे थोड़े से टफर क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।